धीरे धीरे उस पेपर को ही ख़त्म कर दिया गया और यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके जो बच्चा एक गर्व की अनुभूति करता था, गौरव की अनुभूति करता था और उसे लगता था कि उसकी जॉब लगेगी, अब उस आत्मा को ही ख़त्म कर दिया है। तो बच्चे जहाँ पहले कम पास होते थे, अब बहुत ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। खैर, अभ्यास की बात अभी हमने की थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जावत शिल्प पर निशान। तो मैं जो बताना चाहता था कि मैं हिंदी शिक्षक बना और हिंदी में जो प्रयोजनमूलक हिंदी या भाषा विज्ञान आया वो 2004 में यूजीसी ने लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उसको लागू किया। मैं ट्रांसलेटर था प्रयोजनमूलक हिंदी के। हालांकि बहुत सारे जो पाठ्यक्रम के जो अंग है वो पढ़ाए जाते थे, लेकिन फिर भी उतने नहीं पढ़ाए जाते थे। तो 2004-05 में पाठ्यक्रम चेंज हुआ। हालांकि भाषा विज्ञान मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए किया है, वो वहाँ पढ़ा था, लेकिन बहुत से विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा विज्ञान स्नातक स्तर से ही एकीकृत समान पाठ्यक्रम के का जो पाठ्यक्रम है उसमें सभी विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से है। तो भाषा विज्ञान की जो अभी मैं किताबें आपसे चर्चा कर रहा था उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हिंदी वर्तनी, और इसके लेखक हैं बद्री नारायण कपूर। तो मैं जो यहाँ पर बात कर रहा था कि मैं बहुत सारे शब्द अर्थ जानता था, लेकिन मैं जब हिंदी शिक्षक बन गया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बहुत से बच्चों को अच्छा नहीं लगता था कि अगर मैं उनके सामने कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता था तो उनको लगता था कि सर आप क्यों अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर अंग्रेजी हमें आती तो हम हिंदी क्यों लेते। यहाँ तक कि एक दो बार तो बच्चों ने अपमान की हद तक भी मेरा अपमान किया और कि सर आप अपने आप को कुछ ऊपर दिखाने के लिए, कुछ सुपर दिखाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुवाद की बात करते हैं, जबकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें अनुवाद भी एक मुख्य विषय के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में सभी विषयों के साथ जुड़ गया है। और बच्चों को इस बात को जान लेना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, गौरव है। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो विश्व की जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चीनी भाषा हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई अन्य भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप देखते हैं तो आपको अंग्रेजी को भी सीखना पड़ेगा और सीखनी भी चाहिए। विश्व की जितनी भाषाओं को आप सीख सकते हैं आपके लिए उतनी बेहतर होगी। हम अपनी ही जो भारत की भाषाएं हैं उनको नहीं जानते हैं। अब प्रोफेसर के लिए, एक टीचर के लिए यही होता है कि वह उसके दिमाग में व्याख्यान ये का मतलब ही यही है कि इतनी बातें उसके पास कहने के लिए होती हैं उस विषय से संबंधित कि उसके समझ में नहीं आता कई बार कि कहाँ समेटे, क्योंकि बात में से बात निकलती है। लेकिन चूंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है तो मैं अपनी बात को थोड़ा थोड़ा करके ही समझाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप सोचें कि आज ही आप गमले में
आप मिट्टी डालें, खाद डालें, बीज डालें और उसमें पानी दें और आज ही वो पौधा जो है वो अच्छे से पनप जाए, तो वो नहीं पनपेगा, वो खराब हो जाएगा। और इंटरनेट का भी एक बहुत सारे अच्छे जो हैं उसकी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बहुत जो बुरी बात मुझे लगती है वह यही है कि इंटरनेट, गूगल, विकिपीडिया या तमाम तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चे के पास इतनी सारी आज हैं कि वह समझ ही नहीं पाता है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब उसको चुननी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आप 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम खाते हैं, तभी आप उसको सही से सर्वाइव कर पाएंगे। आप सोचें कि मैं आज ही जो है महीने भर का कोटा जो है वो 60 रोटी जो है या 30 रोटी आज दिन में खा जाऊँ और 30 रोटी शाम को खा जाऊँ और फिर मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो आप का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे आप। तो ज्ञान देना और ज्ञान लेना इसकी भी सीमाएं हैं। तो इसलिए मैं जो मेरी वीडियोस हैं वो उनको मैं भाग के रूप में यहाँ पर आपके साथ साझा करूँगा। तो फिलहाल कहने का भाव यही है कि तो जब 2004 तक मैं लगभग जो है अंग्रेजी लिखना पढ़ना बिल्कुल भूल गया। आज 22-23 साल से पढ़ाता हूँ तो लगभग मैं जीरो हो चुका हूँ। बहुत कम जो है वो पढ़ना लिखना रह गया है अंग्रेजी में का जो है। एक समय था कि मिनिस्ट्री में जब अनुवादक की चेयर पर मैं बैठता था तो मेरे टेबल पर जो है वो तमाम डिक्शनरी रहती थी और खाली समय में हम शब्दार्थ याद करते थे, वर्तनी याद करते थे। लेकिन जब अभ्यास छूट गया तो ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट स्पेलिंग सही है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि आपने तो गलत लिख दिया, तो मुझे लगा कि हो सकता है गलत लिख दी हो, तो डिक्शनरी में देखा तो सही थी। तो कहने का मतलब यह है कि अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है। तो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस बेकन की बात चल रही थी कि फ्रांसिस बेकन जो है उनका निबंध है ऑफ स्टडीज़, उसमें आता है रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो लिखना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लिखने के लिए वर्तनी या स्पेलिंग का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो संस्कृत के हों, वो बोल लेते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। तो आज बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनका अध्ययन करके आप वर्तनी सही से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके अर्थ समझ सकते हैं। तो एक बेहद चर्चित किताब है हिंदी वर्तनी और उसके लेखक हैं बद्रीनारायण कपूर। एक इसी कड़ी में दूसरी किताब है हिंदी व्याकरण और संरचना। इसके लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन गौतम। एक दूसरी किताब है हिंदी काव्य रचना और इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव। तो आज आप देखेंगे कि अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर ई बुक के रूप में बहुत सारी किताबें जो पहले उपलब्ध नहीं होती थी, आज थोड़ा सा पैसा तो लगेगा लेकिन आप ऑनलाइन भी बहुत सारी किताबें आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुस्तकालय की सुविधा है तो पुस्तकालय का ज़रूर आप उपयोग करें। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान, परिभाषा, स्वरूप एवं व्याप्ति। जैसा कि कल भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि भाषा विज्ञान को अगर हम सामान्य अर्थों में कहें तो कह सकते हैं कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन।
a scientific knowledge, systematic knowledge of language.